Hello friends, in this video we will discuss about some more important questions from literature. ये जो MCQs हैं वो आपके काम आएंगे। UGC नेट PhD अदर जो UG TGT या PG एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Which of the following is not generally considered to be a neoclassical poet? अगर आपने नियोक्लासिकल और जो मेटाफिजिकल है उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नियोक्लासिकल पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा नियोक्लासिकल पोइट्स कौन थे और मेटाफिजिकल पोइट्स कौन थे। तो इस क्वेश्चन में जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड बेन जॉनसन ये तीनों ही नियोक्लासिकल हैं। और नियो मीन्स न्यू एंड क्लासिकल मीन्स जो न्यू क्लासिकल्स थे। तो ये क्लासिकल्स की इमिटेशन से फेमस हुए थे और इन्होंने क्या किया था, होमर और वर्जिल की जो भी बुक्स थी इनको इमिटेट किया, इसलिए इनको नियो क्लासिसिज्म और सुडो क्लासिसिज्म बोला गया था। ठीक है, तो इसमें हेनरी वॉन एक ऐसा है जो मेटाफिजिकल एज से संबंधित था। मेटाफिजिकल एज जो जॉन डन की एज है, ये था एक वेल्स पोइट। ठीक है, मेटाफिजिकल ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी था, मतलब फिजिशियन भी था। ये हेनरी वॉन की पोइट्री भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स। तो ये टी.एस. इलियट की एक फेमस पोइम है जिसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफरोक, जिसको शॉर्ट में प्रूफरोक पे कहते हैं। ये अमेरिकन बोर्न ब्रिटिश पोइट था, टी.एस. इलियट है। टी.एस. इलियट की फेमस पोइम है द वेस्ट लैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, द वेस्ट लैंड, होलो मैन, एस वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स है, ये सारी क्या है इसकी बहुत फेमस पोइम है। और इस पोइट को द फिजिशियन ऑफ मॉडर्न एज भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने। अकॉर्डिंग टू थिएटर लाइसेंसिंग एक्ट रिपील्ड इन 1843, व्हाट वाज मीन्ड बाय लेजिटिमेट ड्रामा। लेजिटिमेट ड्रामा की डेफिनेशन क्या थी इस थिएटर लाइसेंसिंग एक्ट की, जो कि 1843 में आया था। तो इसका मतलब था स्पोकन प्ले, द प्ले वाज स्पोकन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं विच सिटिंग कुड यू नॉट इमेजिन ए वर्क ऑफ रोमांटिक लिटरेचर इम्प्लॉइंग। तो इसका मीनिंग है कि कौन सा चारों में से कौन सा, इसमें फोर्थ दे रखा है ना, ऑल द अबव। इसका मतलब ये है कि तीन में से हमें पूछा गया है कि कौन सी सीटिंग है वो इमेजिन नहीं की जा सकती रोमांटिक लिटरेचर कंपोजिशन के लिए। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही ज़रूरी हैं। डेफोडिल्स के बारे में, ओरिएंटलिज्म और ग्रेवयार्ड के बारे में जो रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने लिखा है। वर्ड्सवर्थ की एक पोइट्री भी है डेफोडिल से। और ग्रेवयार्ड के बारे में थॉमस ग्रे ने लिखा है, जिसको अपने लेजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड बोल देते हैं। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल वुमेन established literary clubs of their own around 1750 under the leadership of Elizabeth Vesey and Elizabeth Montagu। तो एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप था 1750 में, वो लीडरशिप में शुरू हुआ था, उसका नाम पूछा गया है तो उसका नाम था द ब्लू स्टॉकिंग्स। जान लेते हैं ग्रुप क्या था। द ब्लू स्टॉकिंग्स सोसाइटी was informal women social intellectual movement in England in mid 18th century emphasizing intellectual education and mutual cooperation। तो इसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया था। ठीक है, इसको 1750 में इस्टेब्लिश किया था एलिजाबेथ वेसे ने और एलिजाबेथ मोंटेगू ने, और एज ए लिटरेरी डिस्कशन ग्रुप इसको इस्टेब्लिश किया था। अलेक्जेंडर पोप कॉइंड मैनी डे क्लिच, मतलब रोज़मर्रा की प्रोवर्ब्स को इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर पोप ने। तो हमें वो बताने हैं जो इसमें नहीं है, नॉट ओरिजिनेट बाय हिम, जो इसके द्वारा ओरिजिनेटेड नहीं है। टू अर्न हिम इज ह्यूमर टू फॉरगिव डिवाइन, ये इसकी है, ये नहीं है इसकी। लेट नॉट द सन गो डाउन अपॉन योर रेथ, ये किसी अदर प्ले में से है, लेकिन ये दोनों उसमें से है। इसको आप अलेक्जेंडर फीस्ट में पढ़ोगे, अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक, इसका सब टाइटल है पावर ऑफ म्यूजिक, इसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगी। ठीक है,
पावर ऑफ म्यूजिक बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है एलेक्जेंडर पोप की, क्योंकि इसमें एलेक्जेंडर जो सिकंदर महान था उसके मदर एंड फादर, फादर था फिलिप्स और मदर थी ओलंपिया। तो इनका भी रेफरेंस इसमें काफ़ी दिलचस्प तरीके से दिया गया है। द कैचर इन द रे, कैचर इन द रे एक नॉवल है, इसके बारे में पूछा है। टेक्स प्लेस इन द सिटी, किस सिटी में हुआ था? तो ये है न्यूयॉर्क सिटी में, और ये लिखा गया है जेड एस लिंगर, पार्शली पब्लिश्ड इन सीरियल फॉर्म, जो सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था 45 to 46 एज ए नॉवल, एंड एज ए नॉवल ये 51 में पब्लिश हुआ। पहले तो ये सीरियल फॉर्म में था और नॉवल। इट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर अडल्ट्स, ये अडल्ट्स के लिए बना था, लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ, थीम्स इंक्लूड हो गई ये अमंगस्ट एलिनेशन, क्रिटिक ऑफ सुपरफिशियलिटी ऑफ सोसाइटी, तो ये क्या है एडोलिसेंट्स के लिए एलिजिबल हो गया। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकेंस इन्वॉल्व्स विच टू सिटीज़, हमें पूछा गया है कि चार्ल्स डिकेंस का एक विक्टोरियन नॉवल है टेल ऑफ टू सिटीज़, ये बहुत फेमस नॉवल है। तो इसमें कौन सी सिटीज़ हैं? तो लंदन एंड पेरिस, मीन्स ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो दोनों ही सिटीज़ हैं। जान लेते हैं टेल ऑफ टू सिटीज़ कब पब्लिश हुआ था। ये 1598 में, और ये है 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसका सेटअप है इसमें, ठीक है। उस टाइम का सेटअप इसमें दिया गया है, उस टाइम का लंदन और पेरिस के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू लिटरेचर बिकमिंग ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। लिटरेचर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना था, तो इसके लिए कौन से फैक्टर्स थे? तो इसमें ये फ्रेंड्स तीनों ही फैक्टर हैं। कमर्शियल पब्लिक लीडिंग लाइब्रेरीज, नेक्स्ट एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इसकी वजह से लिटरेसी बढ़ी, लोगों में हैबिट बढ़ी, इसलिए लाइब्रेरीज में ज़्यादा जाने लगे। ए न्यू एस्थेटिक वैल्यूइंग लिटरेचर, लिटरेचर की वैल्यू होने लगी क्योंकि पढ़े लिखे लोग हो गए, एजुकेटेड हो गए। तो ऑल द अबव, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, हुज ग्रेट डिक्शनरी पब्लिश इन 1755, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस दिन है ना ये 1,14,000 कोटेशंस वाली डॉक्टर जेनाथन स्विफ्ट ने एक डिक्शनरी कंपाइल की थी, और उसका नाम था द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सैमुअल जॉनसन 1709 से 1784 के बीच में रहा था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लाइव्स ऑफ द पोइट्स, मोस्ट इमिनेंट पोइट्स हैं, और इसमें 52 पोइट्स के बारे में इन्होंने इवेलुएट किया उनको, ठीक है, जिसमें मेटाफिजिकल वर्ड का यूज हुआ है। तो जान लेते हैं कि इसमें क्या था। डॉक्टर जॉनसन कोल्ड वाज इंग्लिश राइटर हु मेड लास्टिंग कंट्रीब्यूशंस एज ए पोइट, प्ले राइट, एसेस्ट, मोरलिस्ट, क्रिटिक, बायोग्राफर, एडिटर। बायोग्राफर तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 52 लाइफ्स की कंपोजिशन की थी। लेक्सिकोग्राफर मीन्स डिक्शनरी कंपाइलर, तो ये इसकी डिक्शनरी थी और ये इसकी एक फेमस वर्क था, द लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज मोस्ट फ्रीक्वेंटली कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ प्लेजर एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी बाय अगस्टन पोइट्स। अगस्टन पोइट्स के द्वारा सोर्स ऑफ प्लेजर और इंक्वायरी ऑब्जेक्ट क्या था? तो ये था नेचर। और इन जो अगस्टन एज के पोइट्स थे इनकी थीम थी पेट्रोटिज्म, लव एंड नेचर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, द पोएम द बैटल ऑफ मार्डोन सेलिब्रेट्स इवेंट्स विच टुक प्लेस इन 10th सेंचुरी। मतलब बैटल ऑफ मार्डोन है वो 10th सेंचुरी के इवेंट को सेलिब्रेट करता है, बट हु वाज इट बिटवीन, और ये पूछा गया है कि वो कौन से लोगों के बीच में बैटल हुआ था। तो डेनिश और इंग्लिश लोग थे जिनके बीच में ये हुआ था। द बैटल ऑफ मार्डोन टुक प्लेस इन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे 11th अगस्त 1991 में, सॉरी 991 में, ठीक है, एडी, नियर मार्डोन बिसाइड द रिवर ब्लैक वाटर इन एसेक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस वर कॉमनली लेवल्ड ऑन द नॉवल बाय इट्स डिरेक्टर्स डिट्रैक्टर्स एट द डाउन ऑफ द रोमांटिक इरा। तो किन नॉवेल्स को किस प्रकार का नॉवेल्स दिया गया था, चार्जेस दिया गया था रोमांटिक इरा में? तो टू मनी ऑफ द इट्स रीडर वर वुमेन, ये तो था इनमें। और क्लासिकल पेडिग्री मतलब इट लेक्ड, इसमें लेक्ड था
क्योंकि जो पोइट्री और ड्रामा कंपोज हुआ रोमांटिक में वो सारा का सारा टू नेचर था। ठीक है, इट रिक्वायर्ड लेस स्किल देन अदर जॉनर्स हैं। तो इसकी ये था क्योंकि ये जो पोइट्री थी ना रोमांटिक, वो कॉमन पीपल के लिए थी बनाई थी। अगर आपने 1798 की लिरिकल बैलांस नहीं पढ़ी है तो उसमें ये आपको ज़रूर मिलता, और पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, मिलेगा उसमें। तो उसमें है ना कॉमन पीपल के लिए ये दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट एड्रेसेस ए क्लास एज ए सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटी। क्लास एड्रेसेस मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा टेक्स्ट है वो क्लास और सोशल रियलिटी के बारे में, इकोनॉमिक रियलिटी के बारे में बताया गया है। तो विलियम गॉडविन की इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस ये है। पीबी शेलीज इंग्लैंड 1819 ये भी हैं। गॉडविन से कैलब विलियम्स ये भी हैं। इसका मतलब ऑल द अबव, ये तीनों की तीनों ही हमें सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड बायरन डेराइड विद हिज स्कैथिंग रेफरेंस टू पैडलर्स बोट्स एंड वैगन्स। तो ये था फ्रेंड्स वर्ड्स फॉर डिवोशन टू द ऑर्डिनरी एंड एवरीडे। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्सवर्थ ने कॉमन पीपल के लिए सोचा था ना, उसके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये वर्ड्स। ठीक है, ये बायरन ने यूज़ किया है, डिराइड किया है। नेक्स्ट, ए क्लासिक बुक इज़ यूजली वन दैट पजेस व्हाट क्वालिटी। यहाँ पे क्लासिकल बुक होती है, क्लासिक बुक, उसकी वैल्यू पूछी है, मीनिंग पूछे हैं। तो उसमें इट हैज़ यूनिवर्सल अपील होनी चाहिए, इट कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ये भी मस्ट है। इट मेक्स कनेक्शंस, और ये तो बहुत ज़रूरी है, अगर कनेक्शन उसका लूज है, लॉस हो गया तो वैल्यू जीरो हो जाएगी उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल द अबव। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन एक्सपोज देमसेल्व्स टू स्कैंडल बाय राइटिंग रेसी स्टोरीज। ठीक है, फॉर द पॉपुलर प्रेस, पॉपुलर प्रेस के लिए उसने अपनी पर्सनल लाइफ की रेसी स्टोरीज को एक्सपोज किया। तो कौन सी वीमेन थी वो? तो ये थी अफ्रा बेन, डेलिरिवरेस मैनली एंड एलिजा हेवुड। जान लेते हैं ये कौन थी। अच्छा, एमेट्री फिक्शन एक जॉनर है जो कि ब्रिटिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस हुआ था लेट 70th सेंचुरी में। ये एमेट्री फिक्शन यही था जिसको बोला है ना मैं रेसी, ये रेसी स्टोरीज। तो ये रेसी स्टोरीज मतलब पर्सनल लाइफ को डिस्पोज ऑफ करना, एक्सपोज करना। तो ये होगी 18th सेंचुरी और लेट है 17th सेंचुरी में। द थ्री मोस्ट प्रोमिनेंट एमेट्री फिक्शन राइटर्स वर एलिजाबेथ हेवुड हु रोट लव इन एक्सेस, ये उसने लिखी थी, लव इन एक्सेस है। डिलीवरी मैनली ऑथर ऑफ द लॉस्ट एंड लव एंड अमाइना, ये उसकी बुक थी। और अफरा बैन ये एक फेमिनिस्ट राइटर भी है, इसने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ नन। तो ये तीनों ही इसके लिए फेमस थी। वट डिड राइटर्स इन दिस पीरियड यूज टू एक्सप्रेस क्विकनेस ऑफ माइंड। और क्विकनेस ऑफ माइंड से आपको पता लगता होगा इस पीरियड में मतलब ये था मेटाफिजिकल। ठीक है, तो इसमें लोग क्या करते थे, विट का यूज करते थे। इन्वेंटिवनेस से नेक ऑफ कंसीविंग इमेजेस हैं, मेटाफर्स एंड फॉर परसीविंग रिजेंबलेंस बिटवीन थिंग्स अपेरेंटली अनलाइक है। तो अब विट भी कह सकते हैं, और मेटाफिजिकल लोग पोइट्स थे वो कंसीट का बहुत यूज करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट लंदन लोकल where many poor writers lived became synonymous with hags and scandal mongers। तो ये लोकल का नाम पूछा है कि कौन सी गली, स्ट्रीट, कौन सा मोहल्ला था वो। तो ग्रेव स्ट्रीट ना, वहाँ छोटे मोटे राइटर्स थे, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो जान लेते हैं क्या था वो। फेमस फॉर इट्स कंसंट्रेशन ऑफ इम्पोवरिश्ड हेक राइटर्स, उन छोटे छोटे राइटर्स हैं। एस्पिरेंट पोइट्स, जो पोइट्स थे, and low end publishers and booksellers. Grab Street existed on the margins of London's journalistic and literary scene. The street was later renamed Milton Street, और इसको मिल्टन स्ट्रीट के नाम भी दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, ड्राइडन रोट एब्सलैंड मैकिटोफेल, हु वाज किटोफेल हिस्टोरिकली स्पीकिंग। ठीक है, तो एब्सलैंड किटोफेल एक पॉलिटिकल स्टायर है, किसके द्वारा, ड्राइडन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक पॉलिटिकल स्टायर है और ये बहुत फेमस है।
आपको हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मिलेगा। ये अकिटोफ एप्सिलम था, वो अकिटोफेल का पूछा है किसका हिस्टोरिकल स्पीकिंग था, तो वो था इसका एप्सिलम का राइटर। एप्सिलम अकिटोफेल इज ए सेलिब्रेटेड स्टायर बाय पोएम बाय जॉन ड्राइडन रिटन इन हीरोइक कपलेट्स। तो अगर आपने नियो क्लासिकल पोइट्री पढ़ी है तो आपको कंफर्म होगा कि नियो क्लासिकल पोइट्री थी वो हीरोइक कपलेट के लिए बड़ी फेमस थी। इन विच डिकन्स नॉवल डिड पिप अपीयर। पिप एक करेक्टर है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है वो डिकन्स की लाइफ स्टोरी है, मतलब उसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है इज द, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इसकी दो थी, रॉयल प्लस वेल्थ। ठीक है, ये इंजॉय करने के लिए उसकी ग्रेट एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ये उसकी फेल हो जाती है। तो इसकी दो ही फेमस रही, लॉयल है और दूसरी थी इसकी कंपनशन। ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट और लॉयल होना, ये दोनों उसकी सक्सेस रही। लास्ट में उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। नोवेल बाय द चार्ल्स डिकेंस एंड हिज बेस्ट पेनुलेटमेंट कंप्लीटेड नोवेल। इट डिपिक्ट्स द एजुकेशन ऑफ एन ऑर्फन निकनेम्ड पिप। तो इसका पूरा नाम फिलिप पिरिफ था, आपको नोवेल में पढ़ने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डॉक्ट्रिन ऑफ इफिमेरिज्म। एम्फिरिज्म मीन्स होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑल नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, इसका मतलब है अनुभववाद। तो सारा जो नॉलेज है वो अनुभव से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज एंड टोन मोस्ट ऑफन यूज्ड व्हेन रोमांटिक राइटर्स डिस्कस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं तो किस प्रकार की लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो इसका आंसर है बाइब्लिकल रेवरेंस। क्यों? क्योंकि ये अपनी बातों को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज करते थे। हु डिड ड्राइडन यूज एप्सिलॉन टू रिप्रेजेंट। एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करता है? इलेग्रिकल इन हिस्टायर एप्सिलॉन एंड अकिटोफेल। तो ड्यूक ऑफ मनमाउथ को वो यूज करता है। हु रोट रीडर आई मैरिड हिम, ये किसने कहा है? तो ये चार्लेट ब्राउन थी। चार्लेट ब्राउन सिस्टर्स थी 3 और एक इनका ब्रदर था, तो टोटल मिला के ब्राउन फैमिली में 4 मेंबर्स थे। जान लेते हैं इस एक्सप्लेनेशन। रीडर आई मैरिड हिम इज वन ऑफ मोस्ट फेमस लाइन्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड जस्टिफाइएबल सो व्हेन जैन आयर टेल्स अस दैट शी हैज वेड मिस्टर रोचेस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जैन आयर की जो हीरोइन है, जैन आयर एक नोवेल है और वो लिखा गया है चार्लेट ब्राउन के द्वारा। इट मे बी ए हैप्पी एंडिंग फॉर चार्लेट ब्राउन्स नोवेल जैन आयर। ठीक है फ्रेंड्स, जॉन आयर के द्वारा लिखा गया, जॉन आयर चार्लेट ब्राउन के द्वारा लिखा गया है, और उस नोवेल में हमें ये लाइन पढ़ने को मिलती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन द ब्राउन फैमिली। ब्राउन फैमिली में 4 मेंबर्स थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए टिपिकली रोमांटिक मीन्स अचीविंग विजनरी स्टेट्स। तो विजनरी स्टेट्स लाने के लिए रोमांटिक जो राइटर्स थे वो क्या यूज करते थे? ओफियम, ड्रीम्स एंड चाइल्डहुड। तो ये तीनों चीज़ें ही ली जाती थी, यूज की जाती थी, और ये वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज खूब यूज करते थे। ठीक है, ड्रीम्स का आप देखो, कुबला खान है वो एक ड्रीम पोइम है। ओपियम राइटर था एस.टी. कोलरिज, एक ओपियम राइटर था। चाइल्डहुड मेमोरीज, आप प्रील्यूड्स पढ़ो, वर्ड्सवर्थ की लिखी प्रील्यूड्स पढ़ो। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड और ग्रोथ ऑफ चाइल्ड पोइट्स माइंड, ये उसमें मिलती हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।